मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था ये इंडिकेट करता था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। लेकिन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ डिमेरिट्स थे, तो आगे उस डिमेरिट को शुद्ध करने या ये कहिए कि उस डिमेरिट को समाप्त करने की कोशिश की गई। और ये भी जानते हैं कि मेंडलीफ के समय सिर्फ तत्वों की संख्या 63 थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे तत्वों के खोज होते गए और उनके लिए आवर्त सारणी में स्थानों की आवश्यकता हुई। और इस कारण मेंडलीफ के जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थे इसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हुई और इसी मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को हम लोग नाम देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब ये था कि मेंडलीफ ने ये कहा था कि एटॉमिक वेट, इन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक वेट ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी पर मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बेस था। हम लोग ये जानते हैं कि एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है किसका? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है एटॉमिक वेट। क्योंकि एटम के जो तीन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो जितना प्रोटॉन का मास होगा और जितना न्यूट्रॉन का मास होगा ये सारे क्या होते हैं, ये दोनों को जोड़ दो, ये बराबर किसके होंगे? ये एटॉमिक वेट के बराबर होंगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में सिचुएटेड होते हैं। ये किसी भी एटम के केंद्रक में रहते हैं। ये कहाँ रहेंगे? ये न्यूक्लियस में रहेंगे। और ये जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियस का कोई हाथ नहीं होता। जब भी हाथ होगा तो ये क्या होता है, इसके स्थित इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो अब तत्वों के प्रॉपर्टीज के लिए ये सोचा जाने लगा कि उत्तरदायी कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा विचार सामने आने लगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ये होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और इसी को नाम देते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। तो ये विचार होने लगा कि हो सकता है कि एटॉमिक वेट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ये रिस्पॉन्सिबल हो जाए किसके लिए? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के लिए। यानी एटॉमिक वेट से सुटेबल टर्म हो जाए कौन? एटॉमिक नंबर। ऐसा विचार आने लगा क्योंकि तत्वों के प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है और इसी को नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर इंडिकेट करेंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बोध हो जाएगा। ठीक उसी समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोसले। इन्होंने ये किया कि इन्होंने मेटल पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड कराया। तो जब मेटल पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड कराए तो मेटल में स्थित जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ये इमिट किए और इसके इमिशन के फलस्वरूप एक्स रे प्रोड्यूस हुआ। तो ये प्रयोग मोसले ने अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मेटल के साथ कराया। तो अलग अलग मेटल के साथ एक्सरे तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो एक्सरे
एक्सरे प्रोड्यूस हुए इसके फ्रीक्वेंसी या इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये अलग अलग आया। और ये एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी था ये मेटल के एटॉमिक नंबर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए और मोसले ने जो रिलेशन प्राप्त किया ये था स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बराबर किसके होगा, ये Z माइनस B के बराबर होगा। अब ये हमारा क्या था, ये क्या था, ये आपका था फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। देखो एक्सरे तो प्रत्येक मेटल के साथ उत्पन्न हुआ, लेकिन एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी था वो अलग अलग मेटल के साथ क्या हो गया, ये अलग अलग आया। अब यहां ए हमारा क्या था, कांस्टेंट था और ये था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। ये हमारा क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। और ये Z हमारा क्या था, ये Z था एटॉमिक नंबर। और ये जो B था, ये भी B हमारा क्या था, ये कांस्टेंट था फॉर ऑल लाइन ऑफ ए गिवन सीरीज ऑफ एक्स-रेज। अब इस मेटल में देखो अलग अलग ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, तो इससे जो एक्सरे प्रोड्यूस होता था, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट या के सीरीज से इलेक्ट्रॉन निकलते थे तो उसके एक्सरे का फ्रीक्वेंसी अलग था, एल से अलग था। और ये बी क्या होगा, इसी कांस्टेंट को इंडिकेट करेगा। और अब अगर कांस्टेंट को हटा दो तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वर्सेस जेड, तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ये आया क्या हमारा, स्ट्रेट लाइन आया, यह सीधी रेखा आया। और इसी से ये इंडिकेट किया गया और ये कहा गया कि एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसी से मोसले ने ये कह दिया कि एटॉमिक नंबर इज responsible for properties of element। ये जो होंगे एटॉमिक नंबर क्या होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और ठीक इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ खींचा गया तो ये भी ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन ही आया था, लेकिन इस ग्राफ में कुछ तत्वों के एटॉमिक वेट इस स्ट्रेट लाइन से अलग थे। और वही जो स्ट्रेट लाइन से अलग थे वही मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में डिमेरिट का काम किए थे। लेकिन इस अगर एटॉमिक नंबर का यूज करते हैं तो सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। और इस आधार पर यह कह दिया गया कि एटॉमिक वेट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इस तरह से मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ था इससे एटॉमिक वेट का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, किससे, एटॉमिक नंबर से। और ये हो जाएगा हमारा क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहलाएगा। और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होंगे कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होंगे और इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एक शब्द का अंतर है। अगर मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ से एटॉमिक वेट का सब्स्टिट्यूशन आप एटॉमिक नंबर में कर दो तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहेंगे कि द फिजिकल
द फिजिकल एंड केमिकल properties, the physical and chemical properties of elements are periodic function to their atomic number। ये क्या होंगे? एटॉमिक नंबर के क्या होंगे? पीरियोडिक फंक्शन होंगे। और फिर उसी तरह अगर मान लो एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में सजाया जाए तो किसी खास एटॉमिक नंबर के इंटरवल के बाद तत्वों के प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन आता है और इसको हम नाम देते हैं क्या? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट कहते हैं या पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सच दैट if elements are arranged in order to increasing atomic number, in order to increasing atomic number, the element with similar properties, the elements with similar properties are repeated after certain interval, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, और इसी को नाम देते हैं क्या? पीरियोडिसिटी। यानी एक निश्चित इंटरवल, एटॉमिक नंबर के इंटरवल के बाद एलिमेंट के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? ये समान होंगे। जैसा कि देखो हमने न्यूलैंड के ऑक्टेव्स लॉ में देखा था, ये कहा गया था कि एलिमेंट को या लाइटर एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के क्रम में सजाया जा सकता है कि पहले और 8वें तत्व का गुण क्या हो? समान हो। तो इसी तरह के यहाँ भी रिपीटेशन होंगे, यानी कुछ खास स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर के बाद, जैसे मान लो 9 एटॉमिक नंबर के बाद एलिमेंट के प्रॉपर्टी समान होंगे और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब यह है कि आखिर क्यों किसी खास नंबर के बाद तत्वों के गुण समान हो जाते हैं? इसका ये कारण होता है कि हम ये जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन तत्वों के प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यही आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। और जब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट एटम में किसी निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑर्बिट में, नेक्स्ट में 8, इसके बाद 18, इस तरह से एक निश्चित क्रम होता है। तो किसी खास नंबर के बाद किसी भी एटम के आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है, और जहां एलिमेंट के आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, ठीक वहीं पर तत्व के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? ये समान होंगे। और ये रिपीटेशन किसी खास एटॉमिक नंबर के बाद होता है। तो जब जितने एटॉमिक नंबर के बाद आउटर सेल्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, तो इस तरह से सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ये समान हो जाएंगे। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल यही होगा, मोसले का पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यही होगा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इसके परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब देखो, अगर हम एटॉमिक वेट का सब्स्टिट्यूशन एटॉमिक नंबर से करते हैं तो भी नियम में कोई खास बदलाव नहीं होता है, ना ही इसका उद्देश्य बदलेगा। हमने मेंडलीफ के केस में कहा था
कि दो तत्वों के एटॉमिक वेट समान नहीं होते। तो जब दो तत्वों के एटॉमिक वेट समान नहीं होंगे तो उनके गुण भी समान नहीं होंगे। और अब ये कहोगे कि किसी भी दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर समान नहीं होते तो किसी भी दो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज समान नहीं होंगे। फिर भी हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे और ये कहेंगे कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट होते हैं सारे के गुण समान होंगे। तो फिर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसका भी उद्देश्य या इसका भी एम गलत ही है, लेकिन जब इसको एप्लीकेबल करेंगे तो सारे एम या उद्देश्य क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। अब ये देखते हैं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होंगे इसकी क्या विशेषता होगी। तो ये देखते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि देखिए पीरियोडिक टेबल बार बार बोर्ड पर बनाना संभव नहीं है। तो आप जब भी इसको पढ़िएगा तो आप अपने सामने, जैसे हम मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़े तो आप अपने सामने मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल रख लीजिए। जैसे हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने सामने रख लीजिए और तब जाकर इसको पढ़िए तो समझ अधिक होगा, या ये कहिए कि अधिक समझ में आएगा। अब ये देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहला तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये कह सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये बेस्ड होंगे किस पर, एटॉमिक नंबर पर बेस होंगे, क्योंकि ये लॉ ही कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इसके परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं, आवर्त फलन होंगे। दूसरा ये था कि ये जो पीरियोडिक टेबल थे इस पीरियोडिक टेबल में दो तरह के कॉलम थे, एक था हॉरिजॉन्टल कॉलम और दूसरा था वर्टिकल कॉलम। तो ये है कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या थे, 10 हॉरिजॉन्टल रोज थे, 10 हॉरिजॉन्टल रोज थे, यानी 10 जो होंगे ये इस तरह के रो होंगे। और इसको हम लोग नाम दिए थे क्या, इसको नाम देते हैं सीरीज कहते हैं। और ये था 7 आउट ऑफ 10 आर मेन हॉरिजॉन्टल रो, मेन हॉरिजॉन्टल रोज। और इसको हम लोग नाम दिए थे क्या, पीरियड कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थे इसमें 10 वर्टिकल कॉलम थे और 10 वर्टिकल कॉलम में ये 7 जो थे ये क्या थे, मेन हॉरिजॉन्टल रो थे। तो हॉरिजॉन्टल रोज को कहे सीरीज और जो मेन हॉरिजॉन्टल रो थे इनको हम लोग नाम देते हैं क्या, ये कहते हैं पीरियड कहते हैं। देखो जो 10 थे इस तरह से थे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हो गया, मान लो सपोज करो 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ये हो गए हमारे क्या, मेन। अब देखो ये 2 भाग में बटा, ये 2 भाग में बटा और ये 2 भाग में बटा। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये 10 हो गए और ये जो होंगे ये क्या हो गए, 7 हो गए। और ये मेन पीरियड थे। अब इसकी विशेषता ये थी, ये देखो 4 5 एंड 6 ये क्या थे, ये 2 भाग में डिवाइड थे। तो ये कहते हो कि सीरीज 4
5, 6 सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ऑड सीरीज एंड इवन सीरीज, ये जो होंगे देखिए 7 में से 4, 5 और 6, ये जो सीरीज थे जिसको हमने इंडिकेट किया, ये देखो ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये 2 भाग में सब डिवाइड थे, एक को कहते हैं ऑड सीरीज और दूसरे को कहते हैं क्या, इवन सीरीज। तो ये जो ऑड सीरीज और इवन सीरीज आता है, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऑड सीरीज में जो एलिमेंट थे इनकी संख्या क्या थी, ऑड थी, और इवन सीरीज में जो एलिमेंट थे इनकी संख्या क्या थी, ये इवन थी। तो इस तरह से 10 क्या होंगे, रो होंगे, जिसमें 7 क्या होंगे, मेन रो होंगे, 4, 5, 6 रो, ये सब डिवाइड होंगे 2 भाग में, एक को कहोगे ऑड सीरीज और दूसरे को कहेंगे क्या, इवन सीरीज। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके और विशेषता को देखते हैं। ये जो 7 मेन सीरीज थे, इनमें एलिमेंट की संख्या क्या थी, अलग अलग थी। जैसे मान लो तीसरा ये है कि ये हो जाएगा फर्स्ट पीरियड को नाम देते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, और इसमें एलिमेंट की संख्या क्या थी, 2। पहले पीरियड को नाम देते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड और इसमें एलिमेंट की संख्या 2 थी। दूसरा ये होगा कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इसको नाम दिए थे हम लोग क्या, शॉर्ट पीरियड, और इसमें एलिमेंट की संख्या क्या थी, 8। यानी सेकेंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट थे और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट थे। अब आता है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, इसको नाम देते हैं लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और इसमें एलिमेंट की संख्या क्या थी, 18। यानी फोर्थ में भी 18 एलिमेंट थे और फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट थे। और इसके बाद आता है सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड, और इसको नाम देते हो वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और सिक्स्थ में एलिमेंट की संख्या क्या थी, 32 एलिमेंट्स थे, और सेवेंथ में ये अभी हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है, और इसमें एलिमेंट की संख्या क्या थी, ये 28 थी। ये हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे तत्वों के खोज होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनकी संख्या क्या होगी, ये बढ़ेगी। तो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम के लिए था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कह सकते हैं कि इन दिस पीरियोडिक टेबल देयर आर 9 वर्टिकल कॉलम, 9 वर्टिकल कॉलम, और इस वर्टिकल कॉलम को नाम देते हैं क्या, ग्रुप कहते हैं। देखो हम लोग मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी देखे थे
कि उसमें 9 नहीं बल्कि 8 वर्टिकल कॉलम होते थे, 8 ग्रुप होते थे। लेकिन मेंडलीफ के समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। तो जब आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, अक्रिय गैस के खोज के बाद ये तत्व ऐसे थे कि इनके गुण किसी भी तत्व के साथ नहीं मिलते थे, अतः इनको किसी भी तत्व के साथ व्यवस्थित नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए अंत में एक अलग ग्रुप बनाया गया और जिसको नाम दिया गया जीरो ग्रुप, और उसी में सारे इनर्ट गैस रखे गए और इस तरह से ग्रुप की संख्या क्या होगी, 8 से बढ़कर 9 हो गई। अब ये है कि देखो ग्रुप 1 to 7 सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और ये था आपका सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। देखो ग्रुप 1 से 7 इसको फर्दर 2 भाग में बांट दिया गया। ये था हमारा सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, लेकिन ये इनको रखा एक ही ग्रुप में रखा गया था। तो एक ही ग्रुप के बाईं तरफ जो तत्व रख दिए गए ये हो गए क्या, सब ग्रुप ए, और दाहिनी तरफ जो तत्व रख दिए गए वो हो गए क्या, सब ग्रुप बी। देखो हम कुछ एग्जाम्पल आपको इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो 2 ग्रुप मैं बना रहा हूं। ये ग्रुप मान लीजिए ये हो गया आपका ग्रुप 1 और ये हो गया क्या, ग्रुप 2। यही हमारा वर्टिकल कॉलम है। तो अब देखो ये जैसे मान लीजिए सब ग्रुप ए हो गया बाईं तरफ और दाहिनी तरफ सब ग्रुप बी हो गया, ये भी सब ग्रुप ए हो गया, ये सब ग्रुप बी हो गया। तो यहाँ इस तरह से था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबीजियम, सीजियम। यहाँ पर था आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ पर आपका था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और ठीक इस तरफ कैल्शियम के बाद रख दिया गया क्या, जिंक रख दिया गया, कैडमियम रख दिया गया, मरकरी रख दिया गया। तो ग्रुप तो हमारे एक ही थे, उसी ग्रुप में बाईं तरफ सब ग्रुप ए रख दिया गया और दाहिनी तरफ क्या हो गया, सब ग्रुप बी रख दिया गया। और इसके बाद ग्रुप 8 जो थे इसमें 3 एलिमेंट एक साथ रख दिए गए। ग्रुप 8 contains 3 elements together and a zero group, और एक हो गए क्या, जीरो ग्रुप। इसमें क्या रहे, इसमें आपके सारे के सारे इनर्ट गैस रहे। तो ये विशेषता था इनके ग्रुप के संबंध में। 9 वर्टिकल कॉलम थे, 1 से 7 को सब ग्रुप ए और बी में सब डिवाइड किया गया। ग्रुप के बाईं तरफ एक सब ग्रुप ए लिखा गया और दाहिनी तरफ सब ग्रुप बी लिखा गया। ग्रुप 8 में 8 तत्व एक साथ रखे गए और जो 9th ग्रुप था इसको नाम दे दिया गया जीरो ग्रुप, और इस जीरो ग्रुप में सारे के सारे इनर्ट गैस रखे गए। ये इसकी विशेषता थी। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे इसकी और विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे। अब इस पीरियोडिक टेबल में एक चीज ये भी पाया गया कि इस पीरियोडिक टेबल के नीचे के तरफ, पीरियोडिक टेबल से बाहर 14 एलिमेंट के 2 ग्रुप रखे गए पीरियोडिक टेबल के बाहर। और ये जो पीरियोडिक टेबल के बाहर जो ग्रुप रखे गए थे, पीरियोडिक टेबल के बाहर 14 एलिमेंट के 2 ग्रुप रखे गए थे। एक को नाम देते हैं क्या, लैंथेनाइड्स, और यहाँ पर ये था सीरियम। एटॉमिक नंबर थे कितने, 58 से लेकर ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71। ये देखो ये 14 एलिमेंट के एक ग्रुप थे जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया और इसको नाम दिया गया क्या, लैंथेनाइड्स।
और दूसरा था जिसको नाम देते हैं एक्टिनाइड्स, ये आपका था थोरियम, परमाणु संख्या 90 से लेकर लॉरेंसियम परमाणु संख्या 103 तक। और ये 14 एलिमेंट के 2 सीरीज पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए। एक को नाम देते थे लैंथेनाइड्स, चूंकि इसका प्रारंभ सीरियम से होता था और अंत ल्यूटेटियम पर होता था। परमाणु संख्या 58 से 71। और ठीक उसके नीचे के सीरीज को नाम देते हैं एक्टिनाइड्स। ये प्रारंभ होता है थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से और समाप्त होता है कहाँ? लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 पर। इसके अलावे यहाँ एक्टिनाइड्स में एक एलिमेंट ये था जिसका नाम था यूरेनियम, और यहाँ परमाणु संख्या क्या थे? 92। तो यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट थे, ये सारे एलिमेंट को मैन मेड एलिमेंट कहा जाता था। ये एलिमेंट नेचर में नहीं पाए जाते थे, बल्कि यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़कर ये अन्य एलिमेंट का निर्माण किया जाता था। तो एटॉमिक नंबर 92 के ऊपर जो भी एलिमेंट थे, इनको नाम देते हैं क्या? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। इनको नाम देते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये यूरेनियम से बनते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो एटॉमिक नंबर 95 पर एक एलिमेंट था जिसका नाम होता है अमेरिकम। तो ये अमेरिकम से भी कुछ एलिमेंट बने थे, तो उसको नाम देते हैं क्या? ट्रांस अमेरिकम एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट ये होगा, तो देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे पीरियड के एलिमेंट आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए इसको नाम देते हैं क्या? ये नाम देते हैं या तो टिपिकल एलिमेंट कहें या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। अगला ये था कि देखो एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। इसको नाम देते हैं ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं। तो देखो ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मतलब होता है दो किनारों को जोड़ना। यहां भी हम कहे थे कि ग्रुप 1 to 7 ये क्या होंगे? ये दो सब ग्रुप में बटेंगे, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट थे, यहीं से सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी का क्या होगा? सब डिवीजन होगा। जैसे मान लो ये देखो, ये हो गया ग्रुप 1, वहाँ सबसे ऊपर हाइड्रोजन, सेकंड में लिथियम, इसके बाद हो गया सोडियम। अब यहीं से देखिए ये चलेगा सब ग्रुप ए, पोटासियम, रूबीजियम और सीजियम। यहाँ चलेगा कॉपर, ये हो जाएगा सिल्वर, ये होगा गोल्ड। अब देखिए ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, यही इसीलिए इसको नाम देते हैं क्या? ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। अगर मान लो ठीक यही चीज आप ग्रुप 2 में चलिए तो हाइड्रोजन तो नहीं होगा, सेकेंड पीरियड में होंगे बेरिलियम, इसके बाद होगा मैग्नीशियम। अब देखो ये सब ग्रुप ए पे चला, मैग्नीशियम के इधर आओगे तो ये बढ़ेगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और इधर बढ़ोगे तो ये सब ग्रुप बी में आएगा, ये होगा जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसलिए
थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं इनको नाम देते हैं क्या, ब्रिज एलिमेंट कहेंगे। सेकंड के जो एलिमेंट हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि ये अपने ग्रुप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये विशेषता होगी किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब ये देखते हैं कि अगर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण एटॉमिक वेट के क्या होते थे, प्रोपोर्शनेट होते थे। अब यहाँ एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अब एटॉमिक वेट का सब्स्टिट्यूशन अगर एटॉमिक नंबर से करते हैं तो ये देखते हैं कि कौन कौन से गुण जो मेंडलीफ, कौन कौन से दोष जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के थे वो इससे दूर हुए। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ डिफेक्ट ऑफ मेंडलीफ्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद देखते हैं रिमूवल ऑफ डिफेक्ट ऑफ मेंडलीफ्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। देखो अब कौन कौन से दोष दूर हुए। सबसे पहला जो दोष दूर हुआ ये हमारा था क्या, ये था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक, ये दोष क्यों था कि जब एटॉमिक वेट तत्वों के प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे तो आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट क्या थे, अलग अलग थे। तो इनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसलिए आवर्त सारणी में इनको अलग स्थान देना चाहिए। अब हमारा पीरियोडिक लॉ क्या है कि एटॉमिक नंबर इज द फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों के आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर समान होते हैं, इसलिए इनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, समान होंगे। तो जब इनके प्रॉपर्टीज समान होंगे तो ये अपने तत्वों के साथ आवर्त सारणी में उसी स्थान पर रहेंगे जहां पर इनके तत्व स्थित हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये कहेंगे कि आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, hence its properties will same, इसलिए इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, समान होंगे। so they placed along with their elements in same group, और ये अपने एलिमेंट के साथ उसी ग्रुप में रहेंगे। और दूसरा जो दोष दूर हुआ ये था क्या, पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या 8 थी, लेकिन उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। तो जब इनर्ट गैस का खोज हुआ तो पीरियड की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गया, क्योंकि इनर्ट गैस इनके गुण किसी भी तत्व के साथ नहीं मिलते थे। तो इनको आवर्त सारणी में रखने के लिए एक अलग ग्रुप की आवश्यकता हुई, और इस तरह से पीरियोडिक टेबल में एक 0 ग्रुप जोड़ दिया गया और जिसमें सारे के सारे इनर्ट गैस रख दिए गए। और इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई। तो ये इसमें क्या कह सकते हो कि एन एक्स्ट्रा ग्रुप is added for inert gas, और इनर्ट गैस के लिए एक एक्स्ट्रा ग्रुप क्या हो गया, ऐड कर दिया गया। और जो तीसरा दोष दूर हुआ
मेंडलीफ ने कई स्थानों पर एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक वेट प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स हैविंग लोअर एटॉमिक वेट। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कई स्थानों पर तत्व जिनके एटॉमिक वेट अधिक थे कम एटॉमिक वेट वाले तत्वों के पहले रखे गए थे। ये पीरियोडिक टेबल के इरेगुलरिटीज को शो करता था। हमने इसको पहले देखा था और ये सीरीज थे, याद करो। आर्गन एटॉमिक नंबर इसका क्या था? एटॉमिक नंबर था 39.9 और था पोटासियम 39.1। तो आर्गन पोटासियम के पहले रखा हुआ था, लेकिन आर्गन का वेट अधिक है, पोटासियम का वेट कम है। दूसरा इस तरह के सेट थे टिलूरियम 127.6 और आयोडीन 126.9। इसके बाद था, देखो, कोबाल्ट था, इसका था 59.9 और निकेल 58.7। यही 3 क्रम गलत थे। तो अब अगर ये एटॉमिक वेट के क्रम में तो गलत थे, लेकिन अगर हम इनका एटॉमिक नंबर देखें तो ये एटॉमिक नंबर के क्रम में इनका अरेंजमेंट सही था। आर्गन का एटॉमिक नंबर था 18, पोटासियम का एटॉमिक नंबर था 19, टिलूरियम का था कितना? 52, आयोडीन का था कितना? 53, कोबाल्ट का था 27 और निकेल का था 28। तो ये अरेंजमेंट एटॉमिक वेट के क्रम में तो गलत थे, लेकिन एटॉमिक नंबर के क्रम में सही थे। और इस तरह से एटॉमिक वेट का सब्स्टिट्यूशन अगर एटॉमिक नंबर में करते हैं तो ओरिजिनल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के यही 3 दोष दूर हुए, और बाकी के जो दोष शेष थे वो मेंडलीफ के भी पीरियोडिक टेबल में उपस्थित हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उपस्थित हैं। तो अब ये देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से दोष हैं, और ये वही दोष हैं जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट जो मेंडलीफ के थे वही डीमेरिट इनके भी होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन इनका स्थान 2 जगह पर था। एक था ग्रुप 1A में और दूसरा था ग्रुप 7A में। तो ग्रुप 1A के जो एलिमेंट होते हैं इनको नाम देते हैं अल्कली मेटल, और ग्रुप 7 के जो एलिमेंट होते हैं इनको कहते हैं क्या? हैलोजन। किसी भी एलिमेंट को कहीं रख देने से उसके ग्रुप या उसका स्थान निश्चित नहीं होता। हाइड्रोजन को दोनों जगह पर रखें, लेकिन ना तो हम उसको अल्कली मेटल मानते हैं और ना ही क्या होगा? हैलोजन मानते हैं। अल्कली मेटल का शुरुआत होता है किससे? लिथियम से, और ये होता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबीजियम, सीजियम और फ्रांसियम। और हैलोजन का शुरुआत होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हाइड्रोजन ना तो अल्कली मेटल के साथ कंसीडर होते हैं और ना ही हैलोजन के साथ, और इस तरह से पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं है। इस चीज को आप बुक में भी देख सकते हैं। अगर आप कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक देखें जिसमें ग्रुप वाइज डिस्कशन हो, तो ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब जो होंगे ये ग्रुप वाइज पढ़े जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन का चैप्टर आपको अलग मिलेगा। हाइड्रोजन को हम किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते। दूसरा जो डिमेरिट इसका था, जिसको नाम देते हैं कि presence of element having different properties
having different properties in same group, यानी एलिमेंट जिसके गुण अलग अलग हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे देखो ग्रुप 1A, इसमें होगा लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटासियम होगा, रूबीजियम होगा, सीजियम होगा। और यही ग्रुप 1B, इसमें कॉपर होंगे, सिल्वर होंगे और गोल्ड होंगे। अब देखो ग्रुप 1A ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का ग्रुप है, और ग्रुप 1B ये जो होंगे ये किसी से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं करते, इनके गुणों में कहीं कोई समानता नहीं है, फिर भी इनको एक ग्रुप में रखा गया। ठीक इसी तरह एक और स्थिति है, ठीक इसका उल्टा, कि presence of elements having same properties in different group। कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनके प्रॉपर्टीज क्या थे, ये समान थे। जैसे मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर हो गया, मरकरी हो गया और प्लैटिनम हो गया, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये नियरली सेम होते हैं। और नियरली सेम होने के बावजूद कॉपर को अलग ग्रुप में रखा गया, मरकरी को अलग ग्रुप में रखा गया और प्लैटिनम को अलग ग्रुप में रखा गया। यह भी पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट ये होगा कि ये देखे थे कि ग्रुप एर्थ contains 3 elements together। ये जो होंगे ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट एक साथ रखे गए। जैसे मान लो ग्रुप एर्थ 4th पीरियड, इसमें रखा गया था फेरस, कोबाल्ट और निकल, तीनों एक जगह रखे गए थे। तो आवर्त सारणी में एक तत्व के लिए एक स्थान निश्चित है, तो ग्रुप 8 में 3 तत्वों को एक साथ क्यों रख दिया गया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। जबकि तीनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग थे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट 27 और निकेल का एटॉमिक नंबर कितना 28 था। और जब इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे तो बट नेचुरल है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग होंगे। फिर भी इनको 3 तत्वों को एक साथ क्यों रख दिया गया। अब नेक्स्ट ये भी डिमेरिट था कि फॉर्मेशन ऑफ ऑड एंड इवन सीरीज इन 4th, 5th एंड 6th पीरियड, यानी 4th, 5th और 6th पीरियड को 2 भाग में सब डिवाइड कर दिया गया। एक था ऑड सीरीज और दूसरा था हमारा क्या, इवन सीरीज। ऑड सीरीज कहे थे कि जिसमें एलिमेंट की संख्या ऑड थी, और इवन सीरीज कहे थे कि जिसमें एलिमेंट की संख्या इवन थी। तो इसको क्यों 2 भाग में विभक्त कर दिया गया। इसके बाद ये आवर्त सारणी में नीचे के तरफ 14 एलिमेंट के 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। एक था लैंथेनाइड्स और दूसरा था एक्टिनाइड्स। जबकि लैंथेनाइड्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे थे, एक्टिनाइड्स में जो 14 एलिमेंट थे इनके भी एटॉमिक नंबर बदल रहे थे। फिर भी इनको आवर्त सारणी से बाहर क्यों निकाल दिया गया, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। तो नेक्स्ट ये होगा कि पोजीशन ऑफ lengthenides and actinides does not justified और एक प्रॉपर्टीज और था जिसको नाम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप।
डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या था? जो आवर्त सारणी में तत्व को अरेंज किया गया था दो तरह से, एक था हॉरिजॉन्टल कॉलम और दूसरा था वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो एलिमेंट थे इनकी विशेषता ये थी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट थे इनकी विशेषता क्या थी? एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। तो अगर मान लो ग्रुप 1A के जो एलिमेंट थे, जैसे मान लो लिथियम हुआ, इसके बाद सोडियम हुआ, पोटासियम हुआ और रूबीजियम हुआ, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि चूंकि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबीजियम एक ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनके गुण क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन ये पाया गया कि लिथियम का गुण सोडियम, पोटासियम, रूबीजियम से नहीं मिलकर बल्कि अपने बगल वाले एलिमेंट लिथियम, ये मैग्नीशियम से मिल जाता था। और ठीक इसी तरह बेरिलियम का एल्युमिनियम से मिल जाता था, और इसके बाद बोरॉन का किससे? सिलिकॉन से मिल जाता था। और चूंकि पीरियोडिक टेबल में इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था कि एलिमेंट के गुण अपने बगल वाले तत्व से मिले, इनमें विशेषता ये थी कि एक ग्रुप में या एक वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट होते हैं इनके गुण समान होंगे। लेकिन यहाँ लिथियम का गुण मैग्नीशियम से, बेरिलियम का गुण एल्युमिनियम से और बोरॉन का गुण सिलिकॉन से मिलता था, और इसी को नाम देते थे क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। इसको नाम देते थे डायगोनल रिलेशनशिप। और ये होता था क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड पीरियड। ये सिर्फ सेकेंड पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक था, यानी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ही इस तरह के प्रॉपर्टीज शो करते थे। इसके बाद कोई अन्य पीरियड के एलिमेंट इस तरह के प्रॉपर्टीज शो नहीं करते थे। और यही क्या होगा? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दोष होंगे। और ये जो दोष अभी हम लोग देख रहे हैं, आज जो पीरियोडिक टेबल, चाहे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यूज करें या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का यूज करें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये दोष उसमें भी बरकरार होंगे। और इन दोषों का निराकरण अभी तक संभव नहीं हुआ है। और ये भले हो चुका है कि इनका कारण क्या है या पीरियोडिक टेबल में ये दोष क्यों होते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन जरूर हो गया है। ये जो दोष पीरियोडिक टेबल में अपीयर होते हैं, इन दोष का कारण ना ही किसी के खोज में कमी है, ना ही किसी व्यवस्था की कमी है, सिर्फ ये एलिमेंट के बिहेवियर के कारण ये दोष उत्पन्न होते हैं और बिहेवियर में परिवर्तन संभव नहीं है। तो जब एलिमेंट के बिहेवियर में परिवर्तन संभव नहीं है तो ये दोष भी जो होंगे ये इनका निराकरण संभव नहीं है। जैसे मान लो हमने फर्स्ट इसका डिमेरिट कहा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का कैरेक्टर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन भी करता है और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस भी करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो हैलोजन के सदृश समानता प्रदर्शित करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये अल्कली मेटल के समान ये समान प्रॉपर्टी प्रदर्शित करेगा। तो इसमें कहीं किसी का दोष नहीं है, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है। तो हम इस प्रॉपर्टीज में ना तो कोई चेंज कर सकते हैं, और इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में जो दोष वर्तमान में उपस्थित हैं, जो हमने पढ़ा, ये आगे भी जो होंगे ये चलेंगे, और जब तक पीरियोडिक टेबल रहेगा तब तक उसके साथ ये दोष रहेंगे। तो ये आपका हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।